हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री चल रही है, इसका हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 कर रहे हैं आज, जिसका नाम है किंग्स एंड किंगडम्स। किंग्स एंड किंगडम्स, ठीक है। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया था आपको कि उस समय पे कौन कौन से राजा महाराजा आए थे अस्तित्व में और किस किस तरीके से उनका साम्राज्य रहा था। ये सब हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक करके उस पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका क्लोजर लुक द चोलास। चोलास के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक बात मैं और बता देती हूँ, मैं दिसंबर के एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की। मैं आपको पेपर 2 कराती हूँ, पेपर 2 एसएसटी। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस, सारे पीवाईक्यूज, रिवीजन, मैराथन क्लासेस, एग्जाम से पहले क्या क्या आपके टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्या आप रिलेट करके उसका आंसर कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास इनफ टाइम है क्योंकि 15 दिसंबर आपके एग्ज़ाम की डेट है। अभी से भी अगर आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्लोजर लुक द चोलास फ्रॉम उरैयूर टू थांजावुर। अब हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। अब चोलास पावर में किस तरीके से आए थे ये हम इसमें समझेंगे। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुत्तैयार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। एक बहुत ही एक छोटे से उसका फैमिली थी, वो मुत्तैयार की। उन्होंने क्या किया था, वो पावर थी उनकी कावेरी डेल्टा के। दे वर सब ऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम, जो एक थे विजयाला, हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली। ये एंशियंट चीफली फैमिली से बिलोंग करते थे। चोलास फ्रॉम उरैयूर कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुत्तैयार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। इन्होंने क्या करा, 9th सेंचुरी के मिडिल में विजयाला ने ये मुत्तैयार से इनकी जो एक तरीके से जो राज्य था कावेरी डेल्टा का वो छीन लिया। ही बिल्ड द न्यू टाउन ऑफ थांजावुर, और उसने क्या करा, एक नया शहर बसाया थांजावुर, एंड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुभा सुधनी देयर। और उन्होंने जो एक देवी है निशुभा सुधनी, उनका मंदिर भी वहां पर बनाया। अब अगर हम आगे देखते हैं, ये मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने में एरिया में आपका चोलास का साम्राज्य है। ये जितना भी आपको नजर आ रहा है ये हो गया आपका थांजावुर, ये हो गया आपका उरैयूर, ठीक है। अब अगर हम आगे देखते हैं, द सक्सेस ऑफ विजयाला कंकर्ड नेबरिंग रीजन एंड किंगडम ग्रो इन साइज एंड पावर। जैसे जैसे विजयाला ने बाकी अपना साम्राज्य इकट्ठा शुरू करना करा, वो क्या हुआ, साइज में भी बड़ा होता गया और पावर में भी बड़ा हो गया। द पेंडियन एंड पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। और जो ये एक पेंडियन और पल्लवा टेरिटरी है साउथ में और नॉर्थ में, वो भी उसके राज्य का पार्ट हो गए। राजा राजा वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। अगर हम राजा राजा वन की बात करते हैं तो वो चोलाज में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। बिकम किंग, वो राजा बना 985 में, एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, और उसने ये जितने भी एरियाज हैं उन सब पे अपना कंट्रोल किया। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उसको एक रिकॉग्नाइज भी करा गया। राजा राजा जो उनका सन था राजेंद्र वन, उसने उसकी सारी पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा और गंगा वैली से लेके श्रीलंका एंड कंट्री साउथ एशिया की जितनी, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशन। और उन्होंने क्या किया, एक नेवी भी तैयार करी इन सारे राज्यों के ऊपर, हमला भी किया, ठीक है। गंगा वैली हो गई, श्रीलंका हो गई, जो साउथ एशिया की बाकी जी की जो कंट्रीज थी उनके ऊपर उसने हमला भी किया और उसने एक नेवी भी अपनी तैयार करी। अब अगर हम आगे देखते हैं, स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स, ये क्या है, द बिग टेम्पल्स ऑफ थांजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजराजा, ये राजराजा के द्वारा बनाए गए एंड राजेंद्र के द्वारा, आर आर्किटेक्चुरल एंड स्कल्पचर मार्बल्स, आर्किटेक्चरल स्कल्पचर मार्बल्स इनके द्वारा बनाए गए। यहाँ पे आप मंदिर देख सकते हैं।
ये टेम्पल आप यहाँ पर देख सके हैं। इस तरीके के बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर वहाँ पर बने हुए हैं। ये है द टेम्पल एट गंगईकोंडा चोलापुरम। नोटिस द वे इन विच द रूफ टैपर्स, ये जो यहाँ की इसकी छत बनाई हुई है। ऑल्सो लुक एट द इलेबरेट स्टोन स्कल्पचर्स यूज टू डेकोरेट द आउटर वॉल्स, मतलब ये जो ये बनाया हुआ है आउटर वॉल को डेकोरेट करने के लिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। अब अगर हम आगे देखते हैं, चोला टेम्पल ऑफ्टन बिकम द न्यूक्लिय ऑफ सेटलमेंट विच ग्रो अराउंड देम, मतलब जो चोला के मंदिर थे उनके आसपास की जितनी भी बस्तियां थी उनके लिए वो क्या बन गए थे, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करके बन गए थे, केंद्र बन गए थे। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, और ये क्या था, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी सेंटर थे। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, मतलब आसपास की जितनी भी जमीन हो गई मंदिर की वो सारा कुछ। The production of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. तो बहुत सारे लोग जो इसकी मंदिर की मेंटेनेंस में हेल्प करते थे, जैसे कि आपका पुजारी हो गए, गार्लेंड मेकर हो गए, कुक हो गए, स्वीपर्स हो गए, म्यूजिशियन हो गए, डांसर्स हो गए, एटसेट्रा हो गए। मतलब पहले के टाइम पे तो सारा एक तरीके से ये तो नहीं था कि एंटरटेनमेंट के लिए आप मॉल में चले गए, उनके लिए तो मंदिर ही एक इस तरीके की जगह होती थी। इन अदर वर्ड टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो टेम्पल जो है वो सिर्फ पूजा करने का ही स्थान नहीं है। दे वर द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ, मतलब जो मंदिर है वो आपका उसमें इकोनॉमिक लाइफ भी, सोशल लाइफ भी, कल्चरल लाइफ भी, ये सारा ही उससे बिलोंग करती है। Amongst the craft association with the temples, the making of bronze image was the most distinctive. चोला ब्रोंज इमेज आर कंसिडर्ड अमंगेस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे दुनिया की बात करते हैं तो अगर ब्रोंज इमेज की बात करते हैं तो वो चोलास के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक तरीके से कंसीडर करी जाती थी। वाइल मोस्ट इमेजेस वर टू डेडी, जो बाकी ज़्यादातर जो इमेजेस होती थी वो देवियों की होती थी। समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटी एज वेल, और कभी कभी वो जो इमेज होती थी वो एक तरीके से एक भक्त की भी वो बना देते थे। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, अगर हम एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की बात करते हैं, ये ब्रोंज इमेज है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। जैसे जैसे चोलास में और ज़्यादा अचीवमेंट्स आए, जो उनका डेवलपमेंट था एग्रीकल्चर को लेके वो और भी ज़्यादा हो गया। अगर हम मैप 2 को देखते हैं, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द वे ऑफ बंगाल। जैसे कि जो कावेरी नदी है वे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले उसकी क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं। वो क्या हो गई हैं, दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली, और इनमें भी हमेशा पानी रहता है, और यहाँ उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वहाँ की मिट्टी है वो फर्टाइल हो रही है। वाटर फ्रॉम द कैन ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर टू द एग्रीकल्चर। अब ये क्या करता है, ये जो ब्रांचेस में इसकी पानी है इसकी वजह से जो वहाँ की ज़मीन है उसमें हमेशा मॉइस्चर है, जो कि एक चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि चावल की खेती में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इसलिए। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th to 6th century that this area was opened up the large scale cultivation. वैसे तो तमिलनाडु में पहले से भी एग्रीकल्चर होता था, खेती होती थी, लेकिन अगर हम 5th to 6th सेंचुरी की बात करते हैं तो इस टाइम पर बहुत ही लार्ज स्केल कल्टीवेशन होने लगा था। फॉरेस्ट हैज़ टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन, कुछ क्षेत्र में जो जंगल थे वो क्लियर हो गए थे। लैंड हैड टू बी लेवल्ड, जो ज़मीन थी उसको लेवल किया जा रहा था। डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट्स हैड द बिल टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल्स, मतलब इस तरीके से रास्ते बनाए जा रहे थे, नहरें बनाई जा रही थी जो कि ज़मीन तक पानी जैसे कि इजीली पहुंचाया जा सके। कुछ कुछ एरियाज़ में 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, एक साल में 2 खेतियाँ होने लगी थी। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, एक कृत्रिम तरीके से फसल उगाना ज़रूरी हो गया था। वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए बहुत अलग अलग तरीके यूज़ करे जाने लगे थे। इन सम एरियाज वेल वर डग, कुएं खोदे जाने लगे थे, अलग अलग जगह पे वाटर टैंक बनाए जाने लगे थे, जिससे कि जो रेन वाटर है उसको इजीली कलेक्ट किया जा सके। रिमेंबर, अगर हम याद रखते हैं दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग, इसी जो इरिगेशन होता है इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग टू हाउ वाटर टू बी शेयर्ड, और इस तरीके से कि किस तरीके से इस पानी को शेयर करना है, कहाँ का इस पानी को यूज़ करना है। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेज, बहुत सारे रूलर्स और जो लोग गांव में रह रहे हैं वो भी काफ़ी इन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेने लगे थे। अब अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें आता है कि उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था ऑफ द एम्पायर का, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, मतलब किस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाता था। सेटलमेंट्स ऑफ प्लीजेंट्स नोन एज, और
जिसको उर कहते थे, बिकम प्रोस्पीरियस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। वो जैसे कि खेती का जो एक तरीके से स्प्रेड हुआ उस पे वो काफ़ी ही उसमें प्लीजेंट होने लगा। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्ज यूनिट, जो लार्ज ग्रुप इस तरीके के विलेजेस के वो बन गए थे, जो लार्ज ग्रुप्स थे उनको क्या कहा जाने लगा, उसको नाडू कहा जाने लगा। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और ये जो विलेज काउंसिल थी और नाडू थे, ये जितने भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे उनको परफॉर्म करते थे, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या आता था, न्याय करना और टैक्स कलेक्ट करना भी उसी के अंदर आता था। अब अगर हम देखते हैं, राइस प्लीजेंट एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। The Chola king gave some rich landowners title like Muvindevalan, a villain, or pleasant serving three kings. Arayyar जो था chief etc. The makers of respect and interest them with important offices of the state at the center. जितने भी उस टाइम के धनी किसान थे उनको अच्छा खासा कंट्रोल था, क्योंकि जितने भी चोलास गवर्नमेंट थी उसने उन्हें अच्छा खासा कंट्रोल दिया हुआ था, और उन्होंने जो धनी जितने भी किसान थे उनको ये उपाधियां दी हुई थी। किस चीज़ की उपाधि दी हुई थी? आपका मूवेंडेवलर हो गया और आपका हो गया अरैयार, इनकी उपाधि उनको दी हुई थी जो बहुत ज़्यादा धनी किसान थे। ठीक है, और उन्हें बहुत सारे महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लैंड। टाइप्स ऑफ लैंड ये वो है जिनको लैंड दी गई है उसको अलग अलग तरीके के नाम दिए गए हैं। जैसे कि जो लैंड ब्राह्मण्स को गिफ्ट में दी गई है उसको ब्राह्मदेया कहा हुआ है। जैसे वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स हैव ऑफ्टन रिसीव लैंड ग्रांट ऑफ ब्राह्मदेया, जैसे कि ब्राह्मणों को ये जमीन मिलती है। एज अ रिजल्ट द लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटल इमर्ज इन द कावेरी वैली। अब जैसे जितने जितने ब्राह्मणों को ये मिलती गई तो वो क्या हुए, वो साउथ इंडिया के कावेरी वैली के पास ये उन्होंने अपना सारा जगह बना ली। ईच ब्राह्मदेया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। दीज असेंबलीज वर्कड very efficiently. Their decisions were recorded in details of inscriptions often on the stone wall of the temple. तो इनके जितने भी decisions होते थे या डिटेल्स होते वो किस पर, आपकी एक तो प्रशस्तियां हो गई उन पर लिखे जाने लगे थे, और जो मंदिरों की दीवारें होती थी उन पर भी लिखे जाने लगे। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर नोन एज नागारम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन द टाउन। जो ब्रह्मदेह की देख रेख थी, ब्रह्मदेह हो गया जो ब्राह्मणों को दी गई जमीन थी उसकी जो देख रेख थी वो एक ब्राह्मणा लैंड होल्डर्स के द्वारा, एक सभा थी उसके द्वारा देखी जाती थी। ठीक है, कि वो जो काम जिस तरीके से कर रहे हैं, वो जो डिसीजंस ले रहे हैं, उन डिसीजंस को स्टोन्स पर, पत्थरों पर या वॉल ऑफ टेम्पल्स पर लिखा जाता था। और ये ट्रेडर्स जो थे ये नागाराम के नाम से जाने जाते थे, और जो कि कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी करते थे, वो भी काम ये करते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरामेयूर एंड चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में जो है प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज। वो डिटेल बताती है कि किस तरीके से ये सभा ऑर्गेनाइज करी जाती है। द सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क। ये सभा जो है ये अलग से एक कमेटी है जो कि इरिगेशन वर्क को देखती है, गार्डन हो गए, टेम्पल्स हो गए, एटसेट्रा। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दीज कमिटी वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। अब जो इसके लिए, इस सभा के सदस्यता के लिए जो एलिजिबल होते थे उनके नाम क्या होता था, एक टिकट के रूप में एक पत्ती के ऊपर लिख दिए जाते थे, और उस पत्ती को एक डब्बे में डाल दिया जाता था, और उसके बाद कोई लड़का आता था, उसको बोला जाता था कि आप एक टिकट को निकालो। वो एक टिकट को निकालता था, उस पे जिसका नाम होता था उसको ही कमेटी का मेंबर बना दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से वो कमेटी के मेंबर्स को चुनते थे। अब इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, ये क्या है, हु कुड बी अ मेंबर ऑफ अ सभा, सभा का जो सदस्य था वो कौन बनता था। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन लीज डाउन, उन्होंने लिखा हुआ है, ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओन टू लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनका अपना होम घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 से 70 साल के बीच उनकी आयु होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उनको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी वेल versed in administrative matters and honest, ईमानदार होनी चाहिए। If anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become the member of another committee। अगर वो 3 साल से किसी और कमेटी का मेंबर है या रह चुका है तो वो उस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। Anyone who has submitted his accounts and those of his relative cannot contest the elections। तो ये सारी इनके एक तरीके से था, कहते हैं ना कि रूल्स जो है कि अगर आप सभा का सदस्य बन रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये जो आपका चैप्टर है ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 2।
मैं आपको बता देती हूँ कि जो हिस्ट्री है आपका और आपका हो गया ज्योग्राफी, दोनों के लिए ही क्लास 7th की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप देख लें चाहे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आप देख लें, क्लास 7th की बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्लास 7th की ज्योग्राफी और क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि भाई इसमें से क्या ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्या कौन सी लाइन से कब क्वेश्चन आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सब आप तब अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब आप PYQs देखेंगे। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आप एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर देखें कि क्या क्वेश्चंस का लेवल होता है, किस तरीके से हम आपको वो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है 5 डेज PYQ की, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको PYQ भी साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है तो लास्ट 5 सेशन के जितने भी आपके PYQs हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। SST का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर आपका 3 करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियोस अच्छी लगी हैं तो वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि जो लोग सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।